आज हम बात करेंगे सैम्पलिंग टेक्निक्स पर कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या है, नाम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या है, और इसके साथ साथ हम उसके एग्जांपल के साथ हम शेयर करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि सैंपल और पॉपुलेशन ये प्रोसेस जो है ये क्या है। तो सैम्पलिंग जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अपने टारगेट पॉपुलेशन से एक रिप्रेजेंटेटिव जो है वो सेलेक्ट कर देते हैं, और रिप्रेजेंटेटिव से हम डेटा कलेक्ट करेंगे और उस डेटा को फिर हम एंटायर टारगेट पॉपुलेशन पर जनरलाइज करते हैं। अब राइट नाउ इफ वी हैव द इनफ एंड सफिशिएंट सैंपल, तो जनरलाइजेबिलिटी जो है ये हमारी ये पॉसिबल होगी। बट इफ द सैम्पलिंग सैंपल जो है ये इट इज इनएडिक्वेट, तो फिर जो हमारे लिए ये मुश्किल होगी कि हम उसको बाकी जो हमारी जनरल टारगेट पॉपुलेशन उस पर जनरलाइज कर सके। तो सैम्पलिंग टेक्निक जो है ये इसलिए भी जरूरी है कि sometimes because of the HR, the human resource restriction and the other resources, से हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता कि हम एंटायर पॉपुलेशन से जो है ये डेटा जो है कलेक्ट कर सके। सो इसलिए वी हैव टू सेलेक्ट अ सैंपल, और उस सैंपल से फिर हम डेटा लेंगे। नाउ ये सैंपल हम सेलेक्ट किस तरह करेंगे, यही आज हमारा मेन टॉपिक है। सैंपल जो है ये दो तरह की हो सकती है। इट इज अ सिंगल पर्सन भी हो सकती है, एक ग्रुप भी हो सकती है। जिस मिसाल आप हम आईपीएमआर के एग्जांपल ले लें कि आईपीएमआर की एग्जांपल से हमने एक ही सेमेस्टर जो सपोज सेलेक्ट करनी है। अब राइट नाउ वी हैव डिफरेंट डिसिप्लिन। उन सारे डिसिप्लिन में सपोज वी हैव 20 मोर देन 20 बैचेस, और उस बैचेस से हमने एक ही बैच जो है ये सेलेक्ट करनी है। तो अब वहां पे जब वो सिलेक्शन हमारी करनी है, दैट इज सिंगल बैच वुड बी सिलेक्टेड एंड द एंटायर मेंबर ऑफ दैट बैच वुड बी द पार्ट ऑफ द सैंपल। तो यहाँ पर हमारी जो सिलेक्शन हो रही है ये एक ग्रुप की हो रही है। इसी तरह अगर आपकी क्लास से मैं मुझे सिर्फ दो बंदे चाहिए एंड आई वांट टू सेलेक्ट देम थ्रू द लॉटरी मेथड, सो आप सपोज यू ऑल आर सपोज 80 स्टूडेंट्स, 90 स्टूडेंट्स और 70 स्टूडेंट्स, एंड आई हैव टू सेलेक्ट ओनली टू। सो दोस टू वुड बी कार्ड एज द सैंपल। सो सिंगल पर्सन भी हो सकती है और ग्रुप भी हो सकती है, बट इन बोथ केसेस द जो सेलेक्ट हम करते हैं उसको कहा जाता है द सैंपल। और उसको इट इज अ यूनिट दैट इज सेलेक्टेड फ्रॉम द पॉपुलेशन एंड दैट मे बी a single person, they may be a group। इसी तरह जो सपोज आप इसको पे सेलेक्ट करते हैं कि सपोज आप 80 बंदों से मैं दो बंदे सेलेक्ट कर देता हूँ, सो मैं किसी दो को जो मेरे नजदीक सामने बैठे हैं मैं उनको भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, या जो है मैं ऐसा कोई टेक्निक अप्लाई करता हूँ जिसमें तमाम पार्टिसिपेंट को इसकी चांसेस है कि ये दो बंदे उसकी मतलब वो सैंपल कोई भी बंदा हो सकता है। सो इसी बेस पर हम सैंपलिंग टेक्निक जो है इसके डिवाइड करते हैं इनटू टू टाइप्स, दैट कैन बी इनटू द प्रोबेबिलिटी एंड द नॉन प्रोबेबिलिटी। की जब हम सैंपल सेलेक्ट करते हैं एंटायर टारगेट पॉपुलेशन से, so everybody has the equal chances of the inclusion in the sample, that is called as the probability sampling। and non-probability sampling when the persons या the samples जितने भी उसमें उसकी chances है they don't have the equal chance to be included in the sample size, that is called as the non-probability sampling। दो बातें हैं जब हम सैम्पलिंग करते हैं। एक होता है कि हम किस तरह सेलेक्ट करेंगे, दूसरी बात है कि हम कितनी सैंपल सेलेक्ट करेंगे। तो ये दोनों अलग अलग टॉपिक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी फिजिकल सेशन में हम या ऑनलाइन सेशन में भी कर सकते हैं। ये अलग टॉपिक है कि हाउ टू सेलेक्ट द सैंपल, यानी हाउ मच सैंपल वुड बी इनफ। सपोज वी हैव 700 पार्टिसिपेंट। अब 700 से हमारे लिए एडिक्वेट सैंपल साइज कितना होगा। तो सैम्पलिंग टेक्निक एंड सैंपल साइज ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। हाउ मच वुड बी इनफ एंड which method would be the most appropriate method। ये दोनों चीजें जो अलग अलग है। आज हम सिर्फ उस बात करेंगे कि उसको सेलेक्ट किस तरह करेंगे। हाउ मच सैंपल वुड बी इनफ ये हम इंशाल्लाह फिर डिफरेंट सेशन में करेंगे, जिसमें हम मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं, जैसे राउसॉफ्ट है, जैसे सर्विस मंकी है, या जो है ओपन ईपीआई है।
या इसके अलावा जी पावर है, या कोई भी मतलब डिफरेंट सॉफ्टवेयर जो है, हम इस पर तो इंशाल्लाह उस पर जरूर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम पॉपुलेशन पर बात करते हैं कि पॉपुलेशन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन, होमोजेनस पॉपुलेशन एंड द हेट्रोजेनस पॉपुलेशन। होमोजेनस पॉपुलेशन उसको कहते हैं जिसमें तमाम मेंबर्स ऑफ दैट पॉपुलेशन दे शेयर अ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक एंड दे ऑल are equal in the different parameters of that population. Like suppose मैं आपकी क्लास ले लूं, so आपकी क्लास एक homogeneous population है। If I am just taking as the semester, the level of education, or I can say the discipline, तो उस सिलसिले में आप सब के सब डिप्यूटी की स्टूडेंट्स हैं, 9th सेमेस्टर की स्टूडेंट्स हैं, और आप सब के सब जो हैं ये IPMR में पढ़ते हैं एक ही क्लास में, तो यू आर ए होमोजेनस पॉपुलेशन। बट अगर यहाँ पे मैं एक पैरामीटर जेंडर्स ऐड कर लेता हूँ, तो फिर यहाँ पे आपकी पूरी क्लास जो है दैट विल बिकम द हेट्रोजेनस पॉपुलेशन। अब वहां पे चूंकि तो सिर्फ एक जेंडर की जो है नहीं है, इसलिए फिर आप वहां पे यू विल बी कॉल्ड एज द हेट्रोजेनस पॉपुलेशन। हेट्रोजेनस पॉपुलेशन उसको कहते हैं द पॉपुलेशन इन विच देयर आर द पॉपुलेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू or more than two strata on the base of a specific characteristic on the base of specific parameter. That may be gender, that may be belonging, that may be the age, that may be the weight, that may be the height। कोई भी पैरामीटर हो सकती हैं उसके बेस पर, या लेवल ऑफ, सपोज आप कम्युनिटी में चले जाओ और लेवल ऑफ एजुकेशन पे, तो अनएजुकेटेड है, प्राइमरी एजुकेशन वाले, सेकेंडरी एजुकेशन वाले एंड हायर एजुकेशन वाले, तो ये जो है हेट्रोजेनस पॉपुलेशन हो जाएगी। इसी तरह अगर आप एज ले लो, उसमें से यंग एडल्ट्स भी हैं, मिडिल एज एडल्ट्स भी हैं, ओल्ड जीरेटिक पॉपुलेशन भी है, तो दैट वुड बी कॉल्ड एज द हेट्रोजेनस पॉपुलेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सैम्पलिंग टेक्निक जब ये सेलेक्ट करते हैं, सो वी आर डीलिंग विद द हेट्रोजेनस पॉपुलेशन और वी आर डीलिंग विद द होमोजेनस पॉपुलेशन, ये जरूरी है। सही। सो दिस इज द सैंपल जहां से ये जो आपको पीच कलर सपोज नजर आ रही है, या जो भी कलर इसको सर्कल है, इससे दिस इज द टारगेट पॉपुलेशन। उस टारगेट पॉपुलेशन से जो है हम एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन को टारगेट करेंगे। दिस इज द एंटायर पॉपुलेशन एंड दिस इज दिन द टारगेट पॉपुलेशन जहां से हमने सैंपल सेलेक्ट करनी है। उससे फिर हमने क्या करनी है, एक सैंपल थ्रू द सैंपलिंग प्रोसेस, और ये कौन सी प्रोसेस होगी ये आज हम डिस्कस करेंगे। एक सैंपल सेलेक्ट कर देते हैं, उस सैंपल से फिर हम डेटा कलेक्ट कर देते हैं, उनका ऑब्जर्वेशन हम करते हैं और उनकी एनालिसिस करते हैं, इंटरप्रिटेशन कर देते हैं। आफ्टर इंटरप्रिटेशन जो है हम उनसे जब रिजल्ट्स बनाते हैं, इन्फ्लुएंस बना लेते हैं, हम वो अप्लाई कर देते हैं एंटायर पॉपुलेशन पर। सो इट मीन जहां से हमने डेटा सैंपल सेलेक्ट किया था, उसी पर पॉपुलेशन जो है, उस सैंपल जो रिजल्ट जो है जो सैंपल से आते हैं वो हम उस पर अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ से दोनों चीजें जरूरी हैं कि ये सैम्पलिंग प्रोसेस दैट शुड आल्सो बी एप्रोप्रिएट, एज वेल एज यहाँ पे जो हम सैंपल हमने सेलेक्ट किए हैं दे शुड बी इनफ एंड सफिशिएंट सैंपल। अगर यहाँ से अगर हमने कम सैंपल साइज लिया है, मतलब वी हैव सपोज 10,000 people and we have only taken suppose 70 participant। आप 70 पार्टिसिपेंट जो आउट ऑफ 10,000 जो है ये बहुत कम है, ये अंडर रिप्रेजेंटेशन होगी। तो वो फिर उस जब ये सैंपल हमारा मिनिमम रिक्वायर्ड सैंपल साइज से कम होगा, तो हम उसकी रिजल्ट जो जब हम यहाँ पर जनरलाइज करेंगे टू द एंटायर पॉपुलेशन, देन ये हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। इसको एक्सटर्नल वैलिडिटी भी कहते हैं, यानी जितना हमारा सैंपल साइज जो है ये कम हो जाएगा, उतनी हमारी external validity of that research that would be decreases। And if someone want to increase the external validity of a research, तो उसको अपना सैंपल साइज जो है ये इंक्रीज करना चाहिए। यानी जितनी हमारी सैंपल साइज ज्यादा होगी, उतनी ही जो है जो जनरलाइजेबिलिटी जो हमारी ऑथेंटिक होगी। तो ऑथेंटिसिटी ऑफ द जनरलाइजेबिलिटी इज एक्चुअली वी कैन टर्म एज द external validity। Research में there are two types of validity when we are conducting our research: the internal validity and the external validity। Internal validity is all about the rigor, all about the methodology, all about the entire steps and process, how you execute the process। आप उसमें से अपने सैंपल लिए हैं, फिर उसमें से आपने क्वेश्चनर सही लिए हैं कि सही नहीं लिए हैं, आपका क्वेश्चनर वैलिड एंड रिलायबल है कि नहीं, ये आपने एप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल टेस्ट यूज की हैं कि नहीं की हैं, आपने इम्यूनिटी चेक की थी नहीं की थी। तो ये तमाम चीजें जो इंटरनली उस एग्जीक्यूशन के लिए जरूरी हैं प्रॉपरली,
that would be called as the internal validity. So external validity is all about जब हमारी study complete हो जाती है and then we are going to generalize it to the entire population, then it would be called as the external validity. So if we want to increase the external validity of our research, we should increase the sample size population. अब sample size जो है ये जितना ज्यादा होगा उतना ही अच्छा है, यानी इट मीन सपोज 300 इज द मिनिमम रिक्वायर्ड सिंपल साइज। सो अगर आप 300 के बजाय 600 लेते हैं, 800 लेते हैं, 900 लेते हैं तो ये और अच्छी बात होगी, लेकिन 300 से हम जो है ये नीचे नहीं आएंगे। तो इंशाल्लाह जब हम सैंपल साइज डिस्कस करेंगे वहां पे सॉफ्टवेयर के थ्रू जो हम सैंपल साइज हमारी कैलकुलेट हो जाती है। So the calculated sample size is, remember, that is the minimum required sample size, which mean कि हम इससे नीचे जो है हम सैंपल हमारा सैंपल साइज जो है नहीं होगा, उसके ऊपर जितना हम जाएंगे अच्छी बात है। मतलब if this is 300, so it may be 1200 instead of that 300, अच्छी बात है, but that shouldn't be less than 300. सो बात करते हैं अभी टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक्स पे, आते हैं अपने टॉपिक पर कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड द नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो जैसे हमने कहा कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो है इसमें हर एक पार्टिसिपेंट को ये चांस होता है कि वो सैंपल का हिस्सा बने, जबकि अदर हैंड जो है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो है ये वो टेक्निक है जिसमें हर एक पार्टिसिपेंट को इक्वल पार्ट इक्वल चांस ऑफ इंक्लूजन उसमें नहीं है। यानी यहाँ से प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में जो सैंपल सेलेक्ट होगी वो चांस पर होगी, जबकि नॉन प्रोबेबिलिटी में वो चॉइस पर होगी। चांस का मतलब ये है कि ये किस्मत लक पर है, किस्मत पर है कि मतलब ए टू जेड जो ए भी सेलेक्ट हो सकता है, जेड भी सेलेक्ट हो सकता है, डब्ल्यू भी सेलेक्ट हो सकता है। जबकि नॉन प्रोबेबिलिटी में it is in our hand, we want to select A, we want to select W, or we want to select the Z, so we will select that. So that is the non-probability. So there are different types of the probability. We can see here the simple random sampling, stratified random sampling, systematic random sampling, the cluster sampling, sequential sampling, and multi-stage sampling technique. Similarly, there are some different types of non-probability sampling. You can see here we have the purposive sampling, convenience sampling, a consecutive sampling, quota sampling, and the snowball sampling. तो ये जो है ये हमारे different types of sampling technique, and we will discuss each one of these probability and non-probability sampling technique. सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल रैंडम सैंपलिंग को। सिंपल रैंडम सैंपलिंग हम सिर्फ उस टाइम यूज कर सकते हैं व्हेन वी हैव अ होमोजेनस पॉपुलेशन। अगर हमारे पास हेट्रोजेनस पॉपुलेशन है तो फिर हम सिंपल रैंडम यूज नहीं कर सकते। सिंपल रैंडम सैंपल को हम लॉटरी मेथड कह सकते हैं। इसको आप इस तरह कह सकते हैं, जैसे मिसाल आप एक रैंडम नंबर दे देते हैं और फिर वो सॉफ्टवेयर जो है उनमें से किसी को भी रैंडमली सेलेक्ट कर देते हैं, या आप सबके नाम एक बॉक्स में डाल लें। उस बॉक्स में सपोज यू आर 70 स्टूडेंट्स इन द क्लास, 70 नाम जो है हम बॉक्स में डाल देते हैं। यू आर गोइंग टू शेक दैट बॉक्स एंड देन वी इनवाइट समवन आउटसाइड दैट, जो आपकी क्लास से बाहर, उसको हम इनवाइट कर देते हैं एंड हम उसको इंस्ट्रक्ट कर देते हैं कि इससे 10 नाम जो है ये उठा लें, और वो कोई भी 10 नाम जो है वो उठा लेते हैं एंड वी ऑल एग्री कि जो भी 10 नाम जो है ये निकल आएंगे दैट वुड बी द पार्ट ऑफ द सैंपल। अब ये 10 नाम जो है किसी के भी हो सकते हैं। जब जो बंदा इसको सेलेक्ट करेगा उसको ये नहीं पता कि जिस पेपर को मैं उठा रहा हूँ, जिस नाम को मैं उठा रहा हूँ, ये किसका नाम है, ये ए से स्टार्ट होता है कि ये जेड से स्टार्ट होता है, ये स्टार्ट में है कि इसकी जेंडर क्या है, तो ये कुछ नहीं पता। तो बिकॉज हम उसको इस तरह विगरसली चेक करेंगे कि तमाम के पेपर जो हैं वो एक दूसरे के साथ इस तरह मिक्स हो जाएं। बाहर का बंदा हमने इसलिए किया है कि जो बंदा जिसने पेपर इस तरह की फोल्डिंग की है तो वो उसमें इन्वॉल्व नहीं, क्योंकि वो बता सकता है कि द पेपर विच इज अनफोल्ड दैट में भी, तो वो सेलेक्ट कर सकता है, या जिसको कुछ ज्यादा ही जो है उसने इस तरह मल्टीपल टाइम फोल्ड किया है तो उसको सेलेक्ट कर सकते। इसलिए जो वहां पे उस ड्यूरिंग दैट पुटिंग ऑल द नेम इन द बॉक्स उस टाइम पे इन्वॉल्व बंदा नहीं है, उसको हम इनवाइट करेंगे टू बी
pick 10 names that from the box, and that would be the part of the sample. So we can use it when we have the homogeneous population must have least element member of accessible population. ये जरूरी है. This is the requirement. Suppose if there are 10,000 population and we don't have the complete list of those 10,000, so दो प्रॉब्लम है. एक तो ये है कि 10,000 पॉपुलेशन में ऑब्वियसली हेट्रोजेनिटी बहुत ज्यादा होगी, तो हम सिंपल रैंडम यूज नहीं कर सकते. दूसरी बात, 10,000 की हमारे पास लिस्ट नहीं है, नाम नहीं है, इसलिए हम सिंपल रैंडम यूज नहीं कर सकते हैं. तीसरी बात, अगर नाम है भी और होमोजेनियस भी है, फिर भी 10,000 के नाम डालना, उसको इस तरह लिखना, तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. वी कैन डू दैट थ्रू द सॉफ्टवेयर. अगर हमारे पास ऑलरेडी लिस्ट एक्सेल में ऑलरेडी डेटा है, तो एक्सेल में जो है हमारे पास 10,000 20,000 नाम ऑलरेडी है, और वहां से वी आर गोइंग टू सेलेक्ट 1,000. सो देन इट इज पॉसिबल. हमारे लिए इतना मुश्किल नहीं है. और द क्वेश्चन इज दैट कि इफ द पॉपुलेशन इज होमोजेनियस. लेकिन चूंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन में ऑब्वियसली वी देयर विल बी डिफरेंट पैरामीटर्स, एज के लिहाज से, जेंडर के लिहाज से, एजुकेशन के लिहाज से, मेरिट स्टेटस के लिहाज से, वेट, हाइट, ये सब के लिहाज से जो हम रिसर्च हमारी वेरिएबल्स होंगे. सो दैट्स वाई इस बड़ी पॉपुलेशन पर अमूमन जो है ये हम अप्लाई नहीं कर सकते. ओके. सो रैंडम सिलेक्शन इधर बाय लॉटरी, रैंडम टेबल और कंप्यूटर में. सो दो तरीके हैं. आप एक्सेल से भी कर सकते हैं. एक्सेल से बहुत आसान से हो सकता है. आप लिस्ट नाम लेके फिर इसको एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लेके फिर इसको आप जो है कोई भी नंबर, रैंडम नंबर जो अलॉट करें, उस रैंडम नंबर को फिर आप असेंडिंग ऑर्डर में करें या डिसेंडिंग ऑर्डर में करें, जिससे तमाम नाम जो है शफल हो जाएंगे. और फिर वहां से आप ऊपर के टॉप जो टॉप की जो बंदे हैं या बॉटम के 10 बंदे हैं, मिड दरमियान के 10 बंदे हैं, और किसी भी वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं. Advantages ये कि most reliable and unbiased method requires minimum knowledge of study population and that is free from the sampling error or bias. Disadvantage, expensive and time consuming if we have a large number of participants. On the other hand, if we have the heterogeneous population, then the most appropriate sampling technique is the stratified sampling technique. Now, what is the stratified sampling technique? जैसे यहाँ से नाम से जाहिर है कि इसमें हम पॉपुलेशन को, जो हमारे टोटल पॉपुलेशन है, उसको हम मुख्तलिफ पैरामीटर के बेस पर, मुख्तलिफ कैरेक्टरिस्टिक के बेस पर हम उसको स्ट्रेटा में डिवाइड करेंगे. स्ट्रेटा कैसे कहते हैं? द ग्रुप ऑफ पीपल शेयरिंग अ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक. सपोज हम आईपीएमआर से डेटा कलेक्ट कर देते हैं और वहां से हम डिसिप्लिन वाइज, यानी डीपीटी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, doctor of physical therapy, then occupational therapy, then the audiology, then the prosthetic and orthotics and speech and language pathology. So ये जो 5 डिसिप्लिन है, फिजिकल थेरेपी एंड ऑल दिस, हम उसमें सैंपल्स पूरी पॉपुलेशन को पहले इन 5 स्टेटा में डिवाइड करते हैं. बट स्टूडेंट ऑफ द फिजिकल थेरेपी, स्टूडेंट ऑफ द ऑक्यूपेशनल थेरेपी एंड सो ऑन. अब वहां से फिर अलग अलग से फिर हम रैंडम सैंपल कर सकते हैं. सो चूंकि हमारे पास पॉपुलेशन हेट्रोजेनियस थी, सिर्फ डीपीटी स्टूडेंट्स नहीं थी, बाकी डिसिप्लिन की भी स्टूडेंट्स थी. सो नाउ दिस इज द हेट्रोजेनियस पॉपुलेशन. हम सिंपल रैंडम नहीं करेंगे, हम स्ट्रेटिफाइड करेंगे. तो स्ट्रेटिफाइड में होता ये है कि सबसे पहले आप उसमें ग्रुप्स बना ले, अलग अलग बना ले, अलग अलग स्टेटा बना ले, और फिर हर स्टेटा में अलग अलग जो है सैंपल रैंडम करें. यानी हमारे पास 5 डिसिप्लिन हो जाएगी. दैट वुड बी द फिजिकल थेरेपी स्टूडेंट्स, ऑक्यूपेशनल थेरेपी स्टूडेंट्स, और फिर इन तमाम 5 डिसिप्लिन में हर एक के अंदर जो है हम इक्वल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट जो है हम उनसे सेलेक्ट करेंगे. सो दैट इज कॉल्ड एज द स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग. So dividing heterogeneous population and strata based on selected trait on the parameters such as age, gender, habitat, and so on, and then random selection of the sample from each state. It means इसमें हम multiple times at least 2 or more than 2 random sampling एक ही population में करते हैं. Used for the heterogeneous population and ensure the representative sample in the heterogeneous population comparison is possible in 2 groups. Disadvantage क्या है? Requires complete information of the population. Large population is required and chances of the multi classification of strata. Complete information का मतलब ये है
कि सपोज आप उसमें स्टेटस जब बना लेते हैं तो ऑब्वियसली यू नीड देयर एज, देयर जेंडर, देयर हाइट, यानी जितने भी डिफरेंट पैरामीटर्स एंड ट्रेट हो सकते हैं, तो ये सारे का सारा आपको पता होना ही चाहिए. दिस इज वन ऑफ द डिसएडवांटेज. अदरवाइज देन द पॉपुलेशन वुड बी homogeneous if you don't have that list of the different traits. क्वालिटी क्लासिफिकेशन ये का मतलब ये है कि उसमें हम कॉम्प्लेक्स क्लासिफिकेशन कर सकते हैं जेंडर के बेस पर. सपोज हम वहाँ पे उनकी लोकेशन के बेस पर कि कौन से डिस्ट्रिक्ट से इनका आपका ताल्लुक है. सो दैट मे बी 30+, सपोज दे ऑल आर फ्रॉम द केपी, और वहाँ से तकरीबन ऑब्वियसली 30+ है डिस्ट्रिक्ट है, तो किसी भी डिस्ट्रिक्ट से इनका ताल्लुक हो सकता है. तो इट्स अ वेरी कम्प्लेक्स. तो ये जो है इसको हम we can say that the quality classification of strata. So now we have, this is the list of the client, and suppose they all from the different ethnicities, like so we have African, there we have the white people, we have the black people, and suppose, and we want to just to select a specific sample from each ethnicity, so then we have to divide them on the basis of that. या मैंने आपको अभी डीपीटी एंड ओटी एंड पियानो, एसएलपी और आरडीआरजी का एग्जांपल दिया. इसके अलावा और आप एजुकेशन के बेस पर आप कर सकते हैं, ऑक्यूपेशन के बेस पर आप कर सकते हैं, सही है, ऑर्गेनाइजेशन के बेस पर आप कर सकते हैं. सो दैट वुड बी कॉल्ड एज द stratified sampling technique. So we can say that stratified sampling technique is just like the simple random technique, बट हम मल्टीपल टाइम करते हैं. एक स्टेप उसमें सिर्फ ऐड हो जाती है कि सिंपल रैंडम में हम डायरेक्ट लॉटरी कर लेते हैं पूरी पॉपुलेशन की, जबकि स्ट्रेटिफाइड में हम पहले उसको ग्रुप बना लेंगे और हर ग्रुप के पर अलग अलग लॉटरी कर लेंगे. The third type is known as the systematic random sampling. और सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग ये थोड़ी सी डिफरेंट है. ये भी हम इक्वल चांसेस सबको मिलेगी, और ये भी हम उसी में अप्लाई कर सकते हैं. when we have a limited number of population, we have the list of the population. अगर हमारे पास लिस्ट नहीं है ऑलरेडी, तो फिर हम ये सिस्टमेटिक रैंडम सैंपल नहीं कर सकते. आसान अल्फाज में मैं बताता चलूँ कि व्हाट वी मीन बाय द सिस्टमेटिक रैंडम सैंपलिंग. इट मीन कि आप एक लिस्ट बना दें, और उस लिस्ट में आप सपोज आपका सिंपल साइज जो है आपका 100 सिंपल साइज है, एंड आपका जो टोटल पॉपुलेशन है सपोज दिस इज द 7000. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम 7000 को डिवाइड करेंगे बाय द 100. आप वहां पे सपोज आ जाता है 70 आंसर सपोज आ जाती हैं. आप 70 आंसर जो है, इसका मतलब ये है कि हर 70% इन दिस पॉपुलेशन वुड बी द पार्ट ऑफ द सैंपल. सो 70, फिर नेक्स्ट 70, फिर नेक्स्ट 70, फिर नेक्स्ट 70. इस तरह जो उस लिस्ट में जो 70 पोजीशन पर हर 70 के बाद जो बंदा आएगा उसको हम सेलेक्ट करेंगे. या सपोज आपके पास 100 पार्टिसिपेंट है, और 100 पार्टिसिपेंट में से आपने 20 बंदों को सेलेक्ट करना है. अब 20 को हमने जब सेलेक्ट करना है तो हम क्या करेंगे, हम 100 डिवाइडेड बाय 20 करेंगे. सो द आंसर वुड बी 5. हमारे पास 5 आंसर आता है. इसका मतलब है कि इस 20 पार्टिसिपेंट वाले पॉपुलेशन में हर पांचवा बंदा, यानी 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 एंड सो ऑन, ये हम सेलेक्ट करेंगे. अब उसके लिए जरूरी ये है कि हम सबसे पहले उसको अल्फाबेटिक ऑर्डर में करेंगे. तो उसमें ये होगा कि वी डोंट नो दैट समवन विल बी ऑन विच पोजीशन. सो सपोज समवन नेम जो है अहमद है, वो ए से स्टार्ट होता है, सो स्टार्ट में आ जाएगा. और जुबैर है या जो वसीम है, वो ऑब्वियसली एंड में चले जाएंगे. तो इसी तरह जो है हम उसको अल्फाबेटिक ऑर्डर में कर लेंगे, और फिर उसमें से हम क्या करेंगे, हर उस नंबर जो है ये, यानी हर 5वां, हर 10वां, हर 15वां, हर 7वां, हर 21वां, ये सेलेक्ट करेंगे. अब क्वेश्चन ये है कि ये जो इन नंबर जिसको हम मल्टीपल कहते हैं, ये जो हर हर 5वां, हर 20वां, इसको मल्टीपल कहते हैं. अब मल्टीपल हमारा कौन सा होगा, ये जो मल्टीपल नंबर है, ये 10% या 100%, ये किस तरह कैलकुलेट करेंगे. तो आसान तरीका ये है कि वी विल डिवाइड द entire population by the sample size, and answer would be our multiple. So order all unit in the sampling frame, that may be in the ascending order if they have रजिस्ट्रेशन नंबर, अगर उनकी कोई रिकॉर्ड नंबर है, मेडिकल रिकॉर्ड नंबर है, तो आप उसको इस तरह असेंडिंग ऑर्डर में करें.
या उनके नेम्स है तो नेम्स को आप ए टू जेड अल्फाबेटिक ऑर्डर में आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो है आपने हर nth केस फ्रॉम द ग्रुप को सिलेक्ट करना, एवरी 10th पर्सन ऑफ द पेशेंट लिस्ट, एवरी 100 पर्सन, एंड हमने एक्सप्लेन कर दिया कि हाउ वी विल सेलेक्ट दैट, एवरी 10th पर्सन किस तरह आएगा, या एवरी 20, एवरी 100, या किस तरह हम ये सेलेक्ट कर सकते हैं। हर कौन सा हर एक पेशेंट हम उसमें या पार्टिसिपेंट हम वहां से सेलेक्ट करेंगे। रिक्वायरमेंट क्या है कि लिस्ट ऑफ टारगेट पॉपुलेशन मस्ट बी अवेलेबल एंड रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन सब्जेक्ट। अब यहाँ पे देखिए वी हैव मल्टीपल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, और इसमें तकरीबन ये 10 पार्टिसिपेंट होने से हमने इसमें 3 करने हैं। तो हम क्या करेंगे, 10 को हम डिवाइड करेंगे 3 पर, हमारे सैंपल साइज कितना है 3, तो द आंसर वुड बी 3 पॉइंट समथिंग। तो हम पॉइंट्स को क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे और होल नंबर को ले लेंगे, तो 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि हर तीसरा बंदा जो इस लिस्ट में है वो सिलेक्ट होगा। सो वी हैव द थर्ड पर्सन, देन द सिक्स्थ, देन द नाइन्थ। और इसमें अगर हम सपोज यहाँ पे हर पांचवा करें तो ये बंदा सेलेक्ट होगा और ये सेलेक्ट होगा, बट द रिक्वायर्ड सिंपल साइज वुड बी नॉट अटेंड, तो फिर हम प्रॉब्लम में आ जाएंगे। इसलिए हमारा नंबर इतना नंबर होना चाहिए कि हम तमाम पॉपुलेशन को भी इंक्लूड कर सके और हमारा सिंपल साइज जो है ये भी पूरा हो सके। तो उसके लिए तरीका वही है कि आप पॉपुलेशन को सिंपल साइज पे डिवाइड करें। Advantages: it is convenient and simple to carry out. Distribution of sample over entire population. And what are the disadvantages? Less representative sample if the subjects are non-randomly distributed. इसमें भी जो हम कह सकते हैं वहां पे हम ये हर जो है पहला बंदा सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद फिर हर तीसरा, फिर इस तरह एक एक बंदा करके हम सेलेक्ट कर देते हैं। क्लस्टर सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग जो अभी हमने ये 3 डिस्कस किए हैं, सिंपल रैंडम है, स्ट्रेटिफाइड है, या जो है ये सिस्टमिक रैंडम से, इन सब से ये मुख्तलिफ है। किस वजह से मुख्तलिफ है कि इसमें प्रीवियस जो 3 हमारे टाइप्स थे उसमें से हमारा सैंपल जो यूनिट था ये एक सिंगल पर्सन होता था। अब अगर हम चाहते हैं कि हमारा सैंपल यूनिट जो है ये एक ग्रुप हो, मतलब द एंटायर ग्रुप शुड बी सिलेक्टेड, लाइक वी हैव 20 बैचेस, और उस बैचेस में से वी हैव ओनली टू सेलेक्ट 3 बैचेस, और उस बैचेस के तमाम स्टूडेंट्स इंक्लूड होंगे। सो कौन से बैचेस हम अब बैच देखिए, इट इज अ सैंपल यूनिट, 20 बैचेस, 20 उसमें से 3 बैचेस, सो 3 बैचेस को हम वही लॉटरी मेथड करेंगे, लेकिन यहाँ पे सिंपल जो एक इंडिविजुअल बंदे के नाम के बजाय हम ग्रुप ऑफ नाम एक कागज पर डालेंगे, दैट इज दैट बैच, सेकंड बैच, थर्ड बैच एंड सो ऑन। तो दैट इज एक्चुअली when the entire group that would be selected, so it means we can say that this is the lottery method of the group population. Like we can see here we have population area, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, and there are different sectors or section। एक टाउन है जिसमें 5 सेक्शन है, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4 एंड सेक्शन 5। so ये 5 सेक्शन हमारे पास सपोज है, एंड वी हैव टू ओनली सेलेक्ट 2 सेक्शन। अब इन पांचों को हम क्या करेंगे, लॉटरी करेंगे, एंड देन वी वुड सेलेक्ट वन एंड देन द अनदर, एंड दैट वुड बी सेलेक्ट, एंड द एंटायर पार्टिसिपेंट ऑफ दैट वुड बी सिलेक्टेड। ये भी हो सकता है, या जो है हम उसमें से फिर 3 को इग्नोर करके उस 2 जो सिलेक्ट हम करेंगे उसमें फिर हम रैंडम सैंपल कर सकते हैं। फिर वो अलग बात है कि हम रैंडम सैंपल करेंगे या द एंटायर, लेकिन यूजुअली जो है द एंटायर ग्रुप ऑफ पीपल वुड बी सिलेक्टेड, क्योंकि अगर हम यहाँ से दोबारा सिंपल रैंडम करेंगे तो ये फिर स्ट्रेटिफाइड हो जाएगा, उसकी तरफ हम जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे द एंटायर पॉपुलेशन वुड बी कॉल्ड एज द क्लस्टर सैंपलिंग। व्हेन पॉपुलेशन इज वेरी लार्ज, ये हम यूजुअली करते हैं, सपोज आप जैसे हमने 20 बैचेस हैं, या आप यहाँ पे सपोज 5 यूनिवर्सिटीज है, और हर एक यूनिवर्सिटी से आप डेटा तो कलेक्ट नहीं कर सकते, यू हैव टू सेलेक्ट 1 और 2 यूनिवर्सिटीज। तो फिर वहां पर आप यूनिवर्सिटी के नाम डाल लेते हैं, एंड जो यूनिवर्सिटी का नाम सेलेक्ट होगा जहाँ वहां से आप उनके तमाम पार्टिसिपेंट को से आप डेटा लेंगे। सो ये जो है यहाँ पे इट विल बी कॉल्ड एज द क्लस्टर सैंपलिंग। Random selection of subject from the selected clusters. It is cheap, quick and easy for a large population. Possibility of high sampling error बिल्कुल हो सकती है। सैम्पलिंग एरर किस तरह हो सकती है कि आप देखिए, हमने सपोज 5 यूनिवर्सिटीज का जिक्र किया, उसमें से हमने 2 यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने हैं,
अब डेटा हम सिर्फ 2 से सेलेक्ट करेंगे, लेकिन फिर हम इसको 5 पर जनरलाइज़ करेंगे। तो ये थोड़ा-सा अगर देखा जाए तो एक तरीके से 3 यूनिवर्सिटीज़ से बिल्कुल हमसे सैंपल लेंगे नहीं, तो दैट इज़ एक्चुअली नोन एज़ द सैंपलिंग एरर कि इसमें अमूमन जो है कुछ हिस्से या कुछ ग्रुप्स